गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग क्लास 11 में इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से एक्सरसाइज 3A को बनाते हैं। पिछले लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को बताया गया कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या क्या होते हैं, फंक्शन और रिलेशन में क्या अंतर है, और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को भी बनाया गया। तो आप अवश्य रूप से उस वीडियो को देख लें, तभी आपको यह एक्सरसाइज 3A पूरी तरह से समझ में आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग वो वीडियो देख लिए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3A। एक्सरसाइज 3A में सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है, डिफाइन ए फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। डिफाइन ए फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो इसको जो है हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं पहले नंबर को, हालांकि यह आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, फिर भी आप देख सकते हैं इसको कि ए रिलेशन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज ए फंक्शन। और एक्स वाई इसमें क्या होता था आपका? नॉन इम्पटी सेट है ना। इफ इसका डोमेन जो है एफ का यह एक्स के बराबर हो एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ have the same first coordinate। इस चीज को आपको पिछले वीडियो में भी समझाया गया है, आप उसको अवश्य देख लें। इसके बाद जो दूसरा क्या कहते हैं, आपको पूछ रहा है कि एक्सरसाइज 3A में दूसरा, डिफाइन ए फंक्शन एज ए करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट के करस्पॉन्डेंस में। तो जो भी डेफिनेशन आपको सबसे पहले फंक्शन का लिखाया गया वही आपको डेफिनेशन देना है। लेट एक्स एंड वाई आर टू नॉन इम्पटी सेट, ए रिलेशन एफ विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ एक्स विथ यूनिक एलिमेंट इन वाई, देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। तो इस तरह का डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, इस दूसरे क्वेश्चन में लिख सकते हैं। फिर कहता है व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ए रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? तो इसे भी आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया है। अगर आप पिछले वीडियो को देख लिए होंगे तो इस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में कोई डाउट नहीं रह जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, कि 4 में देखिए कि आपको दिया गया है x इक्वल टू 1, 2, 3 और 4 दिया गया है, और इसमें y जो है दिया गया आपका 1, 5, 9, 11, 15 और 16 दिया गया है। फिर कहता है कि यह जो f है, ये फंक्शन किस तरह का ऑर्डर्ड पेयर, 1, 5 बना रहा है, 2, 9 बना रहा है, 3, 1 है और एक ऑर्डर्ड पेयर, और इसमें आपका 4, 5 एक ऑर्डर्ड पेयर है, और ये 2, 11 एक ऑर्डर्ड पेयर है। फिर पूछता है आर द फॉलोइंग ट्रू। अच्छा, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला कहता है कि एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई। तो यस, एफ हमेशा जो है रिलेशन तो बनाएगा ही। अगर ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है तो आंख बंद करके भी हम कह देंगे क्या, कि यस वो रिलेशन बनाता है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। क्या एक्स जो है, एफ जो है फंक्शन है एक्स टू वाई में? तो फंक्शन होने के लिए चलिए हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं कि 1, 5, 1 का इमेज 5, 2 का इमेज 9, 3 का इमेज 1, 4 का इमेज 5 और 2 का इमेज 11। देखिए यहाँ पर 2 का इमेज 9 भी है और 2 का इमेज 11 भी है।
अभी तुरंत ये डेफिनेशन से हम लोग जाने हैं कि यह जो आपका होता है नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेम हो गया, तो इसीलिए यहाँ क्या लिखेंगे, नो एफ इज नॉट ए फंक्शन, है ना, फंक्शन नहीं है, बिकॉज टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है भाई, 2 9 और यह 2 11, प्रमाण के साथ भी इसको दे दे रहा है, 2 ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट इन दिस, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए यह फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें क्या कह रहा है कि x का जो वैल्यू है दिया गया है -10379। 5 में देखिए क्या दिया गया है आपका, x का वैल्यू -1037 और 9 दिया गया है, और यह fx जो है आपका fx2r रियल नंबर, और यह fx इक्वल टू दिया गया आपका x³ + 1, है ना। तो एक्सप्रेस द फंक्शन f एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप x का वैल्यू बारी बारी से रखते जाइए, x का वैल्यू -1 रखेंगे, है ना, x का वैल्यू जो है -1 रखते हैं, तो -1 का क्यूब + 1, तो -1 का क्यूब -1 होता है, आप +1 कर दिए तो 0 हो गया, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया। फिर x के जगह पे 0 रख देंगे तो 0 और 1 मिल जाएगा, फिर आप x के जगह पे 3 रख देंगे तो 3 × 3 × 3, 3 × 9 9 × 27, 27 + 1 28, 3 लेते हैं तो हमारा 28 आता है। इसी तरह से हम लोग अन्य वैल्यू को भी लेकर निकाल सकते हैं, तो उम्मीद है कि यह आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखने से पहले आप जो है इसे अवश्य अपनी कॉपी में लिख लें। तो आइए बच्चों, हम लोग अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे हैं कि सेट A दिया गया है और B दिया गया है, और इस तरह से इसमें फंक्शन को क्रिएट किया गया है। फंक्शन जो लिखा गया है आपका ऑर्डर्ड पेयर में लिखा गया है। अब इसमें से यह पूछ रहा है कि ये आपका फंक्शन है कि नहीं, इसके बारे में हमको विचार करना है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि फंक्शन होने के लिए नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर ऑफ हैव द सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसीलिए यह फंक्शन नहीं है। ये क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कारण देंगे, चूंकि दिस रिलेशन या इन दिस फंक्शन द टू ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। इसके बाद हम दूसरे में चलते हैं कि जी के बारे में विचार करते हैं कि यह फंक्शन है कि नहीं। तो जैसे देखिए ए में जो है कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर 0 लिया इसका, फिर 1 लिया, फिर 2 भी लिया, लेकिन -1 को छोड़ दिया। तो याद कीजिए सबसे पहला डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज इमेज इन वाई, हर एक एलिमेंट का x के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर -1 का इमेज नहीं है, इसीलिए यह फंक्शन नहीं होगा। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि -1 बिलोंग्स टू ए हैज नो इमेज इन बी, बी में इसका इमेज नहीं है। उसके बाद तीसरा नंबर हम लोग चलते हैं। इसमें क्या है, -1 2 0, देखिए -1 भी ले लिया है, 0 भी ले लिया है, 1 भी लिया है और 2 भी लिया है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 से रिलेटेड है, यह 3 से रिलेटेड है, यह 4 से रिलेटेड है, यह 5 से रिलेटेड है। तो हर एक एलिमेंट जो है
हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज इसमें बन रहा है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो फंक्शन का यहाँ कारण में क्या दे देंगे, काउज में क्या दे देंगे, तो जो पहला डेफिनेशन है ना, तो उसी को हम लिख देंगे, डेफिनेशन को ही यहाँ लिख देंगे, और ये डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसीलिए यह फंक्शन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। इसमें ए दिया गया है और बी दिया गया है, और ये रिलेशन आपको दिया गया है। इस रिलेशन के आधार पर एक्स और वाई एलिमेंट में रिलेशन दिया गया है, तो इस रिलेशन के आधार पर देखना है हमको कि यह एफ जो है रिलेशन है और एफ जो है फंक्शन नहीं है, इसको हमको दिखाना है। तो दिखाने के लिए हमारा y ग्रेटर देन 2x प्लस 1 होना चाहिए। y के लिए हम कौन कौन सा एलिमेंट ले सकते हैं, तो ये सब एलिमेंट ले सकते हैं, 2 4 6, ये 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब इसको ग्रेटर होना चाहिए। 2 इंटू एक्स का वैल्यू आप 1 लीजिए, 1 लेते हैं प्लस 1, तो ये आपका क्या हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 3 हो गया। तो देखिए 2 ग्रेटर देन 3 है, नहीं है, तो इसका मतलब जो है इसमें 1 नहीं ले सकते हैं। अब 1 के लिए यह जब ग्रेटर नहीं हुआ 2, तो निश्चित रूप से 2 अगर यहाँ पर रख देते हैं, हम 2 भी यहाँ रख देते हैं, तो यह हो जाता है 5। तो 5 2 से कैसे छोटा हो जाएगा, 2 से छोटा नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर 2 से जुड़ा हुआ कोई एलिमेंट ही नहीं बनता है। 2 यहाँ पर 2 1 या 2 2 नहीं बन सकता है, 2 1 माफ करेंगे, 1 2 और यह आपका 1 2 2, यह 2 एलिमेंट नहीं बन सकता है। अब चलते हैं हम लोग 4 के लिए। 4 के लिए अगर हम 1 लेते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो यह 3 आता है, तो यह ट्रू हो जाता है। अगर हम 4 लेते हैं किसमें, x के जगह पे, तो 4 इंटू 8 प्लस 1 9 हो जाता है। 4 इंटू 8 प्लस 1, 4 इंटू माफ करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1, तो यह आपका कितना होता है, यह 5 आता है। 5 देखिए यहाँ पर हमारा बड़ा है और 4 छोटा है, 4 को यहाँ बड़ा कह रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि 1 यहाँ पर हम लोग 1 4 ले सकते हैं, लेकिन यह 2 4 नहीं ले सकते हैं। अब उसी तरह से हमारा 1 6 और 1 ये आपका 2 6 ले सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में हम लोग विचार करें। चूंकि 1 2 2 2, फिर 1 4 1 6, और फिर उसके बाद 1 6, और फिर उसके बाद 2 6। अब इस पे हम विचार करते हैं, तो इस पे विचार करते हैं, तो यहाँ पर x के जगह पे क्या रखना है आपको, x के जगह पे रखना है, और y के जगह पे हमको 6 लेना है। तो x के जगह पे एक बार रख दिए हम लोग 1, चूँकि 1 भी है इसमें, और यहाँ पर x के जगह पे 2 रख दिए। तो देखिए बच्चों, ये दोनों कंडीशन में ट्रू हो रहा है। इसका जो वैल्यू आता है 3 आता है, और इसका जो वैल्यू आता है 5 आता है। 3 से भी बड़ा है 6 और 5 से बड़ा है 6। इस तरह से हम लोग 1 6 और 2 6, तो हम कौन कौन सा एलिमेंट प्राप्त करते हैं, 1 4, उसके बाद ये आपका 1 6, और उसके बाद ये आपका 2 6। तो ये सारे एलिमेंट हमको मिल जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब यहाँ पे बताइए, 1 का एक इमेज 4 भी बना है, 1 का एक इमेज 6 भी बना है, तो यह क्या हो जाएगा, नॉट फंक्शन, यह फंक्शन नहीं हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत होती है तो इस वीडियो को पॉज करके या बैक करके आप फिर से देखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ जाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
तो आइए बच्चों, अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक बताया गया। 7 के बाद आपका 8, 9 और 10 जो है सेम उसी तरह से बन जाएगा। उम्मीद है कि 8, 9, 10 आप लोग बना लेंगे। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। तो इस 3 क्वेश्चन को में से सबसे पहले हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को ही देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में देख सकते हैं a = 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये दिया गया है। उसके बाद यह जो रिलेशन है फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, a to z, z आपका इंटीजर है। f(x) जो है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x, यानी कि यह आपका a का एलिमेंट x है जो कि 12 है। अब इसमें f(x) जब निकालते हैं यानी कि f12 आप निकालते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12। तो 12 का प्राइम फैक्टर पहले चूज कीजिए। तो 12 का फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर जो है हमारा क्या आता है, 2 इसका प्राइम फैक्टर है क्योंकि 2 से ये डिविजिबल है। उसके बाद 3 से भी ये 12 डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है लेकिन 4 प्राइम फैक्टर नहीं है। उसके बाद 6 से भी डिविजिबल है लेकिन 6 आपका प्राइम फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर 4 और 6 को हम नहीं ले सकते हैं। उसी तरह से अगर x का वैल्यू आपका 13 आता है तो f13 के 13 क्या क्या हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13। तो 13 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 13 होंगे। ऐसे 1 से भी यह डिविजिबल है, एक ही प्राइम फैक्टर आपका क्या मिलता है, 13 मिलता है। 1 को तो प्राइम फैक्टर में नहीं रखा गया है, इसीलिए हम जो है यहाँ 1 को नहीं लेते हैं, सिर्फ हमको 13 मिल जाता है। उसके बाद x का वैल्यू यदि हम 14 ले तो यह f14 का मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 14। तो 14 का प्राइम फैक्टर्स हमको पहले ढूंढना है। तो प्राइम फैक्टर 2 भी होता है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 6, 7, 8 है ना, 7 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है। उसके बाद यह 14 से डिविजिबल है। तो 14 तो हमारा प्राइम फैक्टर है नहीं, तो जो भी हमको लेना है प्राइम फैक्टर लेना है। इसके बाद हम लोग x का वैल्यू अगर 16 लेते हैं तो f16 = हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 16। तो यह क्या क्या आता है आपका, 2 आता है, 3 से नहीं है डिविजिबल, 4 से तो है लेकिन 4 आपका प्राइम फैक्टर नहीं है, 5, 6, 7 से डिविजिबल नहीं है, 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है लेकिन 8 जो है आपका प्राइम फैक्टर नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ 8 भी नहीं ले सकते हैं और 16 भी नहीं ले सकते हैं। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इसका 2 मिलता है हमको। इसके बाद x का वैल्यू 17 लेते हैं तो f17 = अब देखिए इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 17 क्या निकलेगा हमारा, 17 ही निकलेगा। तो अब जो हम रेंज का कलेक्शन बनाएंगे तो इसमें हाईएस्ट लेना है। यहाँ 3 हाईएस्ट है, 13 हाईएस्ट है, 7 हाईएस्ट है, 2 हाईएस्ट है और यह 17 हाईएस्ट है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि 12 का जो इमेज होता है 3 होता है, तो इसके रेंज को हम लोग को लिखना है, रेंज f लिखना है। तो रेंज f जो होता है आपका कलेक्शन ऑफ इमेज, इमेज का कलेक्शन होता है। तो इमेज हमारा क्या क्या है, 3 है, 13 है, 7 है, 2 है और यह 17 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और एक और आपका छूट रहा है, 12 ले चुके हैं, 13, 14 और 15 हमारा छूटा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 15 को भी ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 15 को। तो यह f15 ले लेते हैं, इसका मतलब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 15। 15 का प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा आपका 1 के बाद 2, 3 से यह डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है
उसके बाद 10 से डिविजिबल है, 10 को नहीं ले सकते हैं, प्राइम फैक्टर नहीं है। उसके बाद 15 से डिविजिबल है, 15 भी नहीं ले सकते हैं, प्राइम फैक्टर नहीं है। अब इसके रेंज को लिखना है, तो रेंज जो लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि ये सारे एलिमेंट का कलेक्शन 3 ले लेते हैं, 13, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 2, उसके बाद 17। इस तरह से हमको रेंज प्राप्त होता है। किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। चूँकि 13 और 12 दो जो क्वेश्चन है आपका, दोनों एक ही तरह से बनेगा। किस तरह से बनेगा? दोनों का तरीका हमारा सेम है। तो अगर हम 12 को बना लेते हैं तो 13 बनाना भी बहुत भारी नहीं रह जाता है। तो जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि fx इक्वल टू दिया गया है x क्यूब, यानी कि f अगर 5 निकालना चाहे तो 5 का क्यूब यानी कि 125 हो जाएगा। f 1 निकालना चाहे तो 1 का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब इक्वल टू 1 ही हो जाएगा। अब हमको वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? f5 माइनस f1 बाय 5 माइनस 1 का वैल्यू निकालना है। तो f5 का वैल्यू बच्चों 125 है। उसके बाद f1 का वैल्यू जो है 1 है। इसके बाद 5 माइनस 1 कर देंगे तो यह 124/4 होता है। ये आपका 31 आंसर आ जाता है। तो बड़ी आसान है निकालना। तो क्वेश्चन नंबर जो है 12 जिस तरह से बना है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 को भी बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसे आप अपने कॉपी में ज़रूर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जैसा देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा गया है कि लेट f जो है इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है 0 -5 1 - 2 2 1 3 4 4 7 विद लीनियर फंक्शंस। एक लीनियर फंक्शन है, किसके किसके बीच है? फ्रॉम z टू z के बीच आपका यह लीनियर फंक्शन है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर f के लिए आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे इसको? अब चूंकि यहां पे कहा गया कि लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन जो होते हैं वह फंक्शन आपका किस फॉर्म में होता है? वो ax + b के फॉर्म में होता है यह फंक्शन। समझ रहे हैं बात को? अब यहां पर क्या है, x जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, fx जो है आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट है। यहाँ x के लिए आपका एलिमेंट या तो 0 या यह 1 या यह 2 या नहीं तो 3 और नहीं तो 4 ये सब ले सकते हैं। और fx के लिए हम क्या क्या एलिमेंट ले सकते हैं? यह -5, उसके बाद यहाँ पर -2, उसके बाद यहाँ पर 1, उसके बाद यह 4 और उसके बाद यह 7। यह fx हो गया अब आपका, यानी कि सेकेंड कोऑर्डिनेट जो होता है यह आपका fx होता है। अब इस रिलेशन को सेटिस्फाई कराना है हमको। तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए fx के जगह पे पहले -5 लिए इक्वल टू a इंटू प्लस b, x का जगह हम अभी छोड़ दिए हुए हैं। फिर उसके बाद -2 लिए a इंटू एक्स का वैल्यू अभी छोड़ देते हैं, प्लस b लेते हैं। फिर उसके बाद हम 1 ले सकते हैं, यह a ले लिए, x के जगह पे बाद में रखेंगे, प्लस b लिख दिए। फिर उसके बाद 4 लेते हैं, a और x के जगह पे छोड़ दिए, फिर b लिख दिए। फिर उसके बाद 7 a और x के जगह पर को छोड़ दिए, b लिख दिए। अब इस x के जगह पे क्या आएगा? x के जगह पे देखिए 1 के लिए 0 के लिए -5 आता है, 0 का इमेज -5 है, तो x का वैल्यू यहाँ पर एक 0 हो जाएगा। यह पहला वैल्यू हम ले लिए। फिर दूसरा वैल्यू आपका 1 के लिए इमेज इसका -2 आता है। फिर उसके बाद यह 2 के लिए इसका इमेज जो है 2 के लिए इसका इमेज 1 आता है। फिर उसके बाद 3 के लिए इसका इमेज जो है देखिए क्या आता है, 3 के लिए 4 आता है, तो 4 आ गया।
फिर उसके बाद यहाँ 4 के लिए, इस 4 के लिए इसका इमेज 7 आता है। तो ये 5 इक्वेशन हमको मिला, 1 2 3 4 और यह 5 इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकाल दीजिए, बस हो गया काम खत्म। ए और बी का वैल्यू तो हमको लगता है कि बस ये दो को सॉल्व करेंगे आपका निकल जाएगा। कैसे? अगर पहला इक्वेशन को लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लिखिए आप, तो -5 इक्वल टू ए इंटू 0 0 होता है प्लस बी, देयरफॉर बी का वैल्यू आपका निकल गया -5। अब यदि हम दूसरे इक्वेशन को लें, दूसरा इक्वेशन है आपका -2 इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस बी का वैल्यू -5, तो a इक्वल टू -2 प्लस 5 इक्वल टू 3, तो a का वैल्यू निकल गया 3 निकल गया। तो रिक्वायर्ड फंक्शन fx इक्वल टू हमारा ax प्लस b के फॉर्म में था, a का वैल्यू 3 निकल गया, तो 3x और b का वैल्यू -5 है, 3x - 5, तो यही आपका लीनियर इक्वेशन हमको मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 3x - 5। अब इसको, यह जो 3x - 5 जो है, इसको भी सेटिस्फाई करता है, इससे भी सेटिस्फाइड होता है, इससे भी सेटिस्फाई होता है, चूंकि निकाले हैं इसी दोनों को यूज करके। अब देखते हैं कि 2 1 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो 2 रखें हम x के जगह पे, तो 2 इंटू 3 6 होता है, और 6 में -5 करेंगे, 1 हुआ, तो 1 देखिए 1 है ना, 2 के साथ 1 जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद 3 इंटू 3 करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे, तो क्या हुआ? 9 हुआ। 9 में 5 माइनस कर दिए, तो कितना बचा? 4। तो देखिए 3 के साथ 4 कनेक्टेड है, 4 जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 15, 15 और 16 है, यह थोड़ा सा हट के दिया हुआ है। इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है जो अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हैं। तो जो नहीं पढ़े हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका लॉगरिथम का। लॉग से जुड़े हुए कुछ फार्मूलों का उपयोग है इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1-2 फार्मूला देख लेते हैं। हालांकि यह आपका 11 में पहले के कोर्स में हम लोग लॉगरिथम एक चैप्टर ही पूरा अलग से पढ़ते थे। अब तो देखते हैं कि लॉगरिथम को हटा दिया है, तो फिर भी इससे जुड़े हुए कुछ फार्मूला को हम लिख रहे हैं, इसको आप लोग याद रखें। लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ फार्मूला क्या है? सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए। ये कहता है कि अगर a पर पावर x बराबर n हो, किसी भी नंबर पे आप पावर कुछ डालेंगे तो वो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो नंबर होगा ही। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? log a n इक्वल टू x, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे देखिए, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया? पावर हो गया, और ये हमारा n क्या हो गया? एक वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर जो a बेस था, ये बेस आपका यहाँ चले आया। क्या चले आया? ये बेस आपका ही यहाँ चले आया। और यह जो बेस होता है, बेस 2 तरह का होता है, एक ई बेस लिखते हैं और एक 10 बेस लेते हैं, है ना। मैथमेटिक्स में ई बेस होता है 10, हालांकि यहाँ पे ए बेस है। तो log ई एक्स इस तरह से होता है, यहाँ पर इसका बेस ई लिया जाता है, स्टैंडर्ड बेस ई है। log 10x स्टैंडर्ड बेस आपका 10 या ई होता है। तो बच्चों इसे आपको समझना है क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को सॉल्व करने के लिए। दूसरा आपको यह जानना है कि अगर सिर्फ x लिखा रहे, इसमें हमको log घुसाना है ज़बरदस्ती, है ना, इसके साथ log को ले जाना है, तो आप e टू दी पावर log ex लिख सकते हैं। यहाँ पर बेस लिए तो log के साथ यहाँ भी बेस लेते हैं हम लोग। अब चाहे तो ये 2 लिए, log बेस 2x लिख सकते हैं। चाहे तो 3 लेके लिखना हो तो 3 लीजिए, log लीजिए, आप माफ करेंगे, 3 पर पावर log हो जाएगा 2, और यह आपका x, ये जो है आपका e पर पावर के रूप में चला जाता है, 2 पर यह पावर के रूप में आ जाता है, और यह 3 भी जो है यहाँ पर
पावर के रूप में आ जाता है ना। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर ए को लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको लिखना है y को, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, e log e, अब फिर उसके बाद y डाल दीजिए, या नहीं तो 2 पर पावर log 2 और ये y डाल दीजिए। इस तरह से इसका हम लोग एक जगह उपयोग करेंगे। इसके बाद तीसरा नंबर जानिए कि log में रूल है कि अगर x इंटू वाई रहे तो ये बन के ये टूट कर होता है log x प्लस log y होता है। तो यहाँ बच्चों x log y ये प्लस में आता है। अगर आपका log x बाय y रहे तो इसको हम लोग लिखते हैं log x माइनस log y लिखते हैं। अब यदि क्या कहते हैं चौथा नंबर, एक फॉर्मूला और जान लीजिए कि अगर log e तो बेस हो गया x पे पावर n रहे तो यह जो पावर है इसका लेफ्ट साइड में उछल के आ जाता है ना, गिर के किधर आ जाता है, लेफ्ट साइड में, n से यह मल्टीप्लाई हो जाता है, यह n से यहाँ पे चले आता है। तो ये इतना सारा जो है log का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का, सभी फॉर्मूले का प्रूफ है। जब आप लॉगरिथम को पढ़ेंगे तो उसमें सभी फॉर्मूले का प्रूफ आप लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों ये पांचों रूल को, 1 2 3 4 पांचों रूल को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, r प्लस बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इन रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर लिए और यहाँ पर फंक्शन जो है r प्लस से r के तरफ है, यानी कि r प्लस कहने का मतलब हो गया कि पॉजिटिव रियल नंबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए कैसी विडंबना है कि r लिए पॉजिटिव, और जब इसका इमेज हम निकालें वो निगेटिव भी आ जाता है और पॉजिटिव भी आ जाता है। तो इस बात को समझिए, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समझना होता है और लिखना बहुत कम होता है। लिए तो पॉजिटिव, अब पॉजिटिव लेने से क्या हो गया कि इसका जो इमेज बना निगेटिव भी आ गया और आपका पॉजिटिव भी आ गया। तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि अगर रियल नंबर का लाइन लिया जाए और यह पॉजिटिव रियल नंबर है आपका 0 1 2 3 4 इस तरह से, और क्या होता है कि इसके बीच जितने भी नंबर है एग्जिस्ट करते हैं उसको भी हम लोग रियल नंबर ही कहते हैं। यानी कि 0 से 1 के बीच कितने रियल नंबर्स हैं, इन्फिनिटी रियल नंबर है। हम पूछें कि 1/2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर कि निगेटिव रियल नंबर, तो आप कहेंगे कि 1/2 जो है आपका पॉजिटिव रियल नंबर है। 1/300 कैसा रियल नंबर है, तो आप क्या कहेंगे, यह पॉजिटिव रियल नंबर है। अब यहाँ पर जो फंक्शन आपका दिया गया है, और पहला नंबर क्वेश्चन में आपको निकालना है, रेंज निकालना है। तो यह फंक्शन f(x) = log ex दिया गया है बच्चों, और यह जो है निश्चित रूप से बिलोंग्स टू r, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। यह जो है इसका वैल्यू निश्चित रूप से क्या होता है, r होता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग रेंज क्या कह सकते हैं, रेंज f = r हो कह सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग यहाँ समझने के लिए तैयार नहीं होइएगा। क्या इतना सा बोल देने से आपको लग रहा है कि पूरा हम समझ गए? तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, अभी नहीं समझे हुए हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं log का फॉर्मूला में। log अगर x/y रहे, x/y रहे तो इसको हमने क्या बताया, log x माइनस log क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, log x माइनस log y लिख सकते हैं। अब यदि आपका log 1/2 आ जाए, क्या आ जाए, 1/2 आ जाए, तो ये तो है क्या, पॉजिटिव रियल नंबर है। 1/2 क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। लेकिन यह log 1 माइनस log 2 हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इस फार्मूला के आधार पर। अब बच्चों log 1 का जो वैल्यू होता है वह होता है आपका 0 होता है।
log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कहीं भी लॉगरिथमिक टेबल अगर आपको दिखे या नहीं तो आप कैलकुलेटर में log 1 पुट करके देखिए कितना मान आता है। तो आजकल तो हाईटेक का ज़माना है, log 1 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तुरंत log 2 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यह जो वैल्यू आएगा 0 माइनस log 2 आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या वैल्यू आ गया आपका, माइनस में आ गया log 2, माइनस log 2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रखें तो हम पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन हमको प्राप्त क्या होता है, माइनस में भी वैल्यू प्राप्त होता है। इसलिए इसके इमेज में जो है किसका किसका कलेक्शन हो जाएगा, प्लस का भी कलेक्शन हो जाएगा, माइनस का भी कलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर क्या हो गया, रेंज एफ इक्वल टू क्या हो गया आपका, आर हो गया। अब इसके बाद हम दूसरे नंबर में चलते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू -2 दिया गया है। तो इस x का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, इस x का वैल्यू निकालना है। और x क्या है आपका, पॉजिटिव रियल नंबर है। चूंकि एफ एक्स जो है दिया गया है log e x, तो यानी कि log e x बराबर कितना हो गया आपका, -2 हो गया। अब देखिए ठीक पहला फॉर्मूला याद कीजिए, पहला नंबर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर जैसे log का डेफिनेशन जो फॉर्मूला कुछ देर पहले हमने लिखा उसमें आप इससे मिलाइएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू ई टू दी पावर -2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू ई टू दी पावर -2। तो सबसे पहला जो फार्मूला लॉग में आपको बताया गया उसी के आधार पर है ये। इसके बाद आपको दिखाना है एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो इसको दिखाने के लिए देखिए हम किस तरह से इसको प्राप्त कर सकते हैं कि इसके फॉर्मूला में आप देखिए 3 नंबर का जो फॉर्मूला लॉग में लिखाया गया कि लॉग अगर एक्स वाई है तो इसको आप अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन लॉग ई एक्स वाई लिख सकते हैं। अब यदि लॉग एक्स इंटू वाई हो उसको ब्रेक करेंगे तो लॉग ई एक्स प्लस लॉग ई वाई दोनों क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। कोई फॉर्मूला नंबर 3 नंबर फॉर्मूला आप देख सकते हैं। अब ये log ई एक्स को क्या लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे, और log ई वाई को क्या लिखेंगे, एफ एक्स वाई लिखेंगे। तो क्या आ गया ना हमारा log ई एक्स वाई इक्वल टू log, माफ़ करेंगे ये आपका फंक्शन होगा, यहाँ पे फंक्शन एक्स वाई है, यहाँ पे क्षमा करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन एक्स वाई इक्वल टू लॉग ई एक्स वाई हो जाएगा। क्योंकि एक्स वाई ही एफ एक्स को हम लोग लॉग ई एक्स लिखते हैं तो ये एफ एक्स वाई को इतना, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूव करना था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन नंबर 15 को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में जो है यह रिलेशन, ये जो फंक्शन दिया गया है रियल नंबर से रियल नंबर के बीच दिया गया है। और यहाँ पर फंक्शन आपका देख सकते हैं यह एफ एक्स इक्वल टू 2 पर पावर x दिया गया है। इसका आपको रेंज निकालना है ना, रेंज निकालना है हमको। रेंज निकालने के लिए हम विचार करते हैं कि अब x का वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी रख दें। जैसे यह जो है बिलोंग्स टू r प्लस ही होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि यह r जो है आपका निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लेते हैं। जैसे आप इसके सपोर्ट में देख सकते हैं 2 पर पावर -1 डाल दिए तो ये देखिए ये क्या है, निगेटिव है। निगेटिव है आपका x का वैल्यू -1 है। लेकिन अगर इसको 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर मान लीजिए 2 पर पावर -3 है तो -3 जो है आपका क्या है,
निगेटिव हैं, आर का नंबर्स हैं, आर का यह मेंबर्स हैं, लेकिन जब इसका वैल्यू हम निकालते हैं 1/2 तो यह क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, यह भी क्या हो जाता है आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो 2 है बिलोंग्स टू आर प्लस, ये हमेशा जो होता है पॉजिटिव रियल नंबर ही होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। आप चाहे एक्स का जो है वैल्यू आप कैसा भी ले लीजिए, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी ले लीजिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि रेंज एफ जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ सिर्फ ये समझना है, समझना इसमें बहुत है, लिखना बहुत कम है ना। इसके बाद दूसरा नंबर देख सकते हैं आपका एफ एक्स इक्वल टू दिया है 1 और इसमें कहा कि आप निकालिए किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू निकालिए। इस तरह से जो दिया गया है एक्स का वैल्यू निकालना है, कब, जबकि एफ एक्स इक्वल टू 1 हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं एफ एक्स का वैल्यू 2 है, तो इसमें हम 2 रख देते हैं, इक्वल टू 1 हो गया। और अगर 2 करें तो यह इक्वल टू 1 होता है, इसलिए x का वैल्यू अब बताइए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद है ये पसंद आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर देखिए, एफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। एफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू का बताना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर होता है ये। तो एफ एक्स प्लस वाई लिए तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 क्या लेंगे, x प्लस वाई लेंगे। यह जो है कोई भी पावर ऐड हो जाता है, कब, जब इस कंडीशन में होता है 2 इंटू 2 क्या हो गया, y हो गया आपका। अब देखिए इस 2 को हम fx लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं। तो 2 को क्या लिख सकते हैं, fy लिख सकते हैं फॉर ऑल x और y बिलोंग्स टू r। यही हमको प्रूव्ड करना था, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाता है। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको पसंद आ गया, समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 को आप अपने बुक में देखिए। इसमें दिया गया है दो फंक्शन एफ आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, एक फंक्शन जी कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फिर पूछ रहा है इसमें कि एफ एक्स भी एक्स स्क्वायर है, जी एक्स भी एक्स स्क्वायर है, सी इज द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सो दैट एफ नॉट इक्वल टू जी। तो बच्चों सिर्फ यहाँ पर ये जानकारी रख लीजिए कि रियल नंबर जो होता है वो तो जान ही रहे हैं किसको कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसमें रियल नंबर भी आता है और इमेजिनरी नंबर भी आता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है रियल नंबर से भी बड़ा होता है। बात समझ में आई। तो इसलिए यह दोनों फंक्शन आपका इक्वल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह पहले वाले फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर है, जबकि दूसरे वाले फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर भी आता है और इमेजिनरी नंबर भी आता है, इसीलिए यह दोनों बराबर नहीं हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए दिया गया है एफ जी एच आर 3 फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर एज फॉलोज। ये आपका एफ एक्स इक्वल टू जैसे देख सकते हैं यह आपका एक्स स्क्वायर दिया गया है, दूसरा आपका दिया गया है जी एक्स इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है, और तीसरा जो है एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है। फिर कहता है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का रेंज निकालना है। रेंज निकालने का मतलब कि कोडोमेन में से कुछ वैल्यू को सेलेक्ट करना है। तो अब क्या अगर जो मान लीजिए कि अगर x के लिए हम x के लिए r रखते हैं, इसमें r रियल नंबर रखते हैं x के जगह पे, तो कुछ भी रख दें, यहाँ प्लस में रखें या माइनस में रखें, है ना। जैसे -2 रखेंगे तो प्लस में ही बन जाएगा, -3 रखेंगे तो प्लस मिलेगा हमको, अगर
3 भी रखेंगे तो प्लस मिलेगा। तो यह हमेशा जो है 0 से हमको क्या मिलता है, बड़ा मिलता है ना। 0 के लिए हमको 0 मिलता है, 0 के बराबर या उससे हमेशा बड़ा मिलता है। इसलिए इसका जो रेंज हो गया आपका क्या हो गया, ये किस में बिलोंग करेगा, आर पॉजिटिव में बिलोंग करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ओके, इसलिए इसका जो रेंज हो गया, किसका रेंज एफ एक्स का, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, आर प्लस लिखेंगे। उसके बाद इसमें देखिए वैल्यू, यह जो वैल्यू आपका आएगा यह हमेशा 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, है ना। 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। यह जो बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, आर प्लस का ही एलिमेंट है, हमेशा क्या होगा, यह 1 से बड़ा होगा। चाहे आप x का कोई भी वैल्यू रख दीजिए, फॉर ऑल, इसका मतलब सिंबल क्या होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि साइन x जो होता है पेरियोडिक फंक्शन होता है, इसका जो रेंज हम लोग लिखेंगे, रेंज क्या लिखेंगे, यह वैल्यू -1 से 1 के बीच होता है। इसका वैल्यू ना तो इससे बाहर जाता है और हमेशा इसी के बीच रहता है। इसके बाद हम लोग एक इसमें क्वेश्चन नंबर देखने जा रहे हैं 19। यह 19 जो है आपका दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है और आपको निकालना है एफ इनवर्स 10 का मान और एफ इनवर्स -3 का मान निकालना है। दूसरा ये निकालना है। आप कैसे इसको निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जाने कि इसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा। इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए एक रूल में हम बता रहे हैं जो कि आपके बुक में भी नहीं दिया गया है। इसको आप y मानिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए तो यह एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, y -1 लिख सकते हैं। इस x को आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ y -1 लिख सकते हैं। अब यहाँ x के जगह पे आप क्या काम कीजिए, f इनवर्स y रख दीजिए। यही हो गया आपका इनवर्स फंक्शन। क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन हो गया। यानी कि आपको एक्सप्रेस करना है एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। ये आपको इनवर्स फंक्शन मिल गया। अब आपको निकालना है क्या, एफ इनवर्स y के जगह पे क्या रखना है, 10 रखना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। 9 का वैल्यू क्या होता है, +-3 होता है। तो उम्मीद है कि यह आपका इन्वर्स निकल जाएगा। इसके बाद चलिए इसको हम लोग f-3 को निकालते हैं। तो f-3 को थोड़ा सा ऊपर में ही निकाल लेते हैं, यहीं पे मिटा के निकाल लेते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या किए, f इनवर्स -3, तो यह रूट अंडर है कितना y -1, तो -3 -1, तो यह आपका -4 आता है। -4 कैसा नंबर है आपका, इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। बस इमेजिनरी नंबर लिख के हमको छोड़ देना है, यही भाई वैल्यू हो गया, f इनवर्स -3 का वैल्यू हो गया। और इसमें जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है, यह लास्ट नंबर क्वेश्चन आप क्लास 10 में भी बनाए हैं। इसमें रिलेशन दिया गया है, fx का रिलेशन दिया गया है, fx फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन दिया गया है, जो कि क्लास 10 में फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, संभवतः 9 में भी पढ़े होंगे। यानी कि टेम्परेचर का जो हम लोग कन्वर्ट किस तरह से करते हैं वो फार्मूला दिया गया है। उसके आधार पर आपको f0 निकालना है, f-10 निकालना है और इसी तरह से आपको यह सॉल्व करना है। उम्मीद है कि 20 नंबर का क्वेश्चन प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।